हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का यह वीडियो लेक्चर क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है और इसका प्रूफ क्या है, आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही खास तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। बने रहिए। और वीडियो की क्वालिटी, वॉइस के बारे में जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आइए देखते हैं मैथ में चैप्टर 6 में कहीं ना कहीं दिया हुआ है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय का क्या मीनिंग होता है और कैसे प्रूफ करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। कहीं ना कहीं थेल्स थ्योरम बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये थेल्स प्रमेय लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय का मीनिंग क्या है और कैसे सिद्ध करते हैं। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं। थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम कहता है किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में, किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करते हैं, समान रेशियो में डिवाइड करते हैं। If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूं, थेल्स प्रमेय का मीनिंग यही है। थेल्स प्रमेय यही कहता है, थेल्स का प्रमेय ये हमें बताता है किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर, वह एक भुजा बीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है और आपका एबी भी हो सकता है। यहां पर हमने लिया है बीसी के समानांतर। तो किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु, यही पॉइंट है आपका, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। यही है थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ये थेल्स प्रमेय का मीनिंग हुआ। थेल्स प्रमेय का अर्थ यही है। तो प्यारे बच्चों, थेल्स प्रमेय क्या है, इसके जो कथन है, स्टेटमेंट जो है वो यही है। थेल्स प्रमेय का अगर स्टेटमेंट लिखना अगर हो या बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आए तो हम यही लिखेंगे। थेल्स प्रमेय का कथन यही है कि किसी त्रिभुज में उससे किसी एक भुजा के समानांतर, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि एक भुजा जो है आपका कुछ ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए यहां एबीसी ट्रायंगल है, तो एक भुजा हम बीसी के समानांतर ऐसे खींच सकते हैं। यही चीज जो है आप जो है यहां पर एबीसी में एसी के समानांतर भी, यहां एसी के समानांतर भी यहां खींच सकते हैं। और ट्रायंगल में आप जो है यहां एबीसी में एबी के समानांतर भी ऐसे खींच सकते हैं।
तो देख सकते हैं हमने ये वाला लिया है, बीसी के समानांतर लिया है यहाँ पर। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। तो यहां में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बीसी के समांतर खींचा गया है, यहां एसी के समांतर लिए हैं, यहां पर एबी के समांतर लिए हैं। तो इन तीनों में से कोई फिगर हो सकता है, तो ये ज्यादा बेहतर है, हम इसे ले सकते हैं ना। अदरवाइज इन दोनों को भी लिया जा सकता है। तो इसमें से हमने बीसी के समांतर लाइन लिया है। तो आइए मैं इसे प्रूफ कर रहा हूं। थेल्स प्रमेय को यहां मैं सिद्ध करके बता रहा हूं बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से समझ सकते हैं, आप समझ जाएंगे इस थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। बने रहिए वीडियो में। तो ये थेल्स प्रमेय का कथन है, स्टेटमेंट है। आगे मैं इसे प्रूफ कर दे रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि आखिर थेल्स प्रमेय जो है कैसे प्रूफ होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी थ्योरम को अगर प्रूफ करना हो, सिद्ध करना हो, तो सबसे पहले जो है हम लिखते हैं गिवन दैट, दिया है। यहां लिखेंगे सबसे पहले दिया है, और इसे इंग्लिश में कहा जाए गिवन। इंग्लिश में लिखना हो तो गिवन लिख सकते हैं, दिया है, गिवन। तो दिया है में थ्योरम में, क्वेश्चन में जो भी दिया रहता है उसको ही लिखा जाता है। तो आपको पता है कि थ्योरम में कहा जा रहा था कि एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, यानी क्वेश्चन में ही दे दिया है, थ्योरम में ही दे दिया है कि यह लाइन बीसी के पैरेलल है, बीसी के समानांतर है। तो यही बात यहां लिखा जाएगा कि एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें आप लिख सकते हैं डीई, जिसमें डीई समानांतर बीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसमें डीई बीसी के समानांतर है। तो ये थ्योरम में दिया है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, यानी डीई बीसी के पैरेलल है, ये गिवन है। तो कहीं ना कहीं यही गिवन है, यही चीज दिया हुआ है, तो सीधे लिखेंगे तो सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट। यहां सिद्ध करना है आपको कि ये जो डी है ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करते हैं। मतलब ये हुआ कि एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी, यही समान अनुपात है। तो सिद्ध करना है एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी। थेल्स प्रमेय यही कहता है, यदि कोई रेखा त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर हो तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान रेशियो में, समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका मीनिंग यही हुआ कि एडी बटा डीबी इक्वल्स टू एई बटा ईसी। तो यहां लिखेंगे एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बटा ईसी, एई बटा ईसी बराबर होगा एडी बटा डीबी। तो यही आपका थेल्स थ्योरम है, थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय का मीनिंग यही होता है। तो इसके बाद सबसे पहले लिखते हैं गिवन, दिया है, फिर लिखते हैं प्रूव दैट, सिद्ध करना है। तब यहां लिखेंगे यदि जरूरत हो, आवश्यकता हो तो इसमें रचना भी लिखा जा सकता है। तो थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए रचना भी होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो यहां लिखेंगे रचना। तो रचना में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, आप यहां
इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए परपेंडिकुलर ए करना होगा। तो इस प्रकार हम यहां से ई से इधर एडी पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ऐसे ना, डॉटेड लाइन से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिएगा जो यहाँ एडी पर 90 का एंगल बनाएगा यहाँ, और इसी तरह यहाँ पर भी डी से ए पर एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचिएगा ना, यहाँ 90 का एंगल बनेगा। इस प्रकार नाम दे सकते हैं, ई है तो यहाँ एफ दे देते हैं और यहाँ हम जी दे देते हैं, और इसके बाद सी डी को मिला देंगे, बी को मिला देंगे। तो डॉटेड लाइन से मैं इसको मिला दे रहा हूँ ना, और फिर यहाँ बी को भी मिला दे रहा हूँ मैं, यहाँ बी को मिलाया जा सकता है। यही बात जो है कहीं ना कहीं लिखा जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ई एफ परपेंडिकुलर ई एफ परपेंडिकुलर एडी, ई एफ परपेंडिकुलर एडी, और यहाँ लिखेंगे डी जी परपेंडिकुलर ए ई, तथा यहाँ लिखा जा सकता है तथा बी को और सी डी को मिलाया, सी डी और बी को मिलाया, बी को मिलाया। फिर से जानिए, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दिया है एबीसी एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें डीई बीसी के पैरेलल है, समानांतर है। तो सिद्ध करना है एडी बट्टा डीबी बराबर होगा एई बट्टा एसी। ये है आपका थेल्स प्रमेय। रचना, इसमें रचना भी हम करेंगे, ई से ई एफ परपेंडिकुलर एडी और डी से डीजी परपेंडिकुलर एई। इसके साथ ही सी डी और बी को मिलाया। इसके बाद बारी आएगा, नंबर आएगा प्रमाण का, प्रूफ का। सबसे पहले गिवन, फिर प्रूफ दैट, फिर जो है आपका कंस्ट्रक्शन ना, और इसके बाद से जो है प्रमाण, प्रूफ। तो प्रमाण में मैं आपको बता रहा हूं यहां कि सबसे पहले ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे शीर्ष लंब। तो जब ये परपेंडिकुलर है, शीर्ष लंब है, तो इसके लिए आधार एडी होगा। तो इस प्रकार यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ना होगा, यहां होगा एडीई होगा ना। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं, अगर मैं बात करूं यहां पे अगर बात किया जाए तो ट्रायंगल जो है एडीई होगा ना। आइए देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ध्यान देंगे एडीई यहां पर है, और ये एरिया लिखा हुआ है। एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा, इसी के नीचे हम ट्रायंगल लेंगे बी डी ई लेंगे, तो यहां लिखा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो यहां पे देखिए, त्रिभुज का ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, 1/2 आधार, तो आधार हो जाएगा एडी, और शीर्ष लंब बताइए क्या होगा। यहां से एडी पर लंब डाला गया है ईएफ, तो ईएफ शीर्ष लंब हो जाएगा।
इसके बाद अगर मैं बात करूं BDE के क्षेत्रफल निकालें BDE का, तो यह एक अधिकोण त्रिभुज है। कुछ ऐसे त्रिभुज यहां बन रहा है, और इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो यह त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ऐसे त्रिभुज बन रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये अधिकोण है, यानी यहां से इस भुजा को ऐसे बढ़ाया गया है और फिर यहां से इस पे ऐसे परपेंडिकुलर होगा, यानी ये जो डॉटेड लाइन है EF इसी त्रिभुज के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, हाइट का काम करेगा, लेकिन बेस हम लेंगे BD ही। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा 1/2 आधार BD होगा। और अगर परपेंडिकुलर की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो इसके बढ़े हुए भाग पर यहाँ E से लंब डाला गया है, परपेंडिकुलर होगा, तो शीर्ष लंब इसके लिए होगा EF ना। ध्यान देंगे EF से EF कैंसिल हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार जो बचेगा उसको हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा इसको जे करते हुए लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। और यहां जो चीज बच रहा है उसको लिखेंगे यहां पे बचेगा AD बटा BD, AD बटा BD, चाहे BD को आप DB भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे आधार को BD लिखिए या DB लिखिए, इस BD को DB भी लिखा जा सकता है। चलिए मैं इसे BD लिख दे रहा हूं ना, तो ये सेम रहेगा। यहाँ पर मैं इसे लिख दे रहा हूं, इसका आधार कहीं ना कहीं BD है इस ट्रायंगल के लिए, तो BD कहिए चाहे DB कहिए, तो हमें सिद्ध करना है DB, इसलिए यहाँ DB ले लेते हैं। 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, EF से EF कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा AD/DB, लिख दिया जाएगा AD/DB। समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद हम फिर से इसी त्रिभुज के एरिया निकालेंगे, लेकिन अब हम आधार लेंगे AE ना, उसके बाद आधार होगा EF नेक्स्ट त्रिभुज के लिए। तो देखते हैं यहां पे लिखा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ही लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो जरा बताएंगे आप लोग कि जब हम ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर से अगेन, तो इस बार बेस लेना है, आधार लेना है AE, क्योंकि हमें प्रूफ करना है AE बटा EC, इसलिए अब आधार लिया जाएगा AE और इस पे परपेंडिकुलर है DG। तो इस प्रकार एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब या आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपका हो जाएगा AE, तो यहां लिखेंगे हम AE। और अगर हम ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें, तो ऊंचाई हो जाएगा DG, तो यहां DG लिख दीजिए, और बटा नीचे वाला त्रिभुज का इसके सामने हम एरिया यहां लिखेंगे, तो 1/2 CDE, कहीं ना कहीं यहां पर है CDE, ध्यान देंगे। और इसका जब एरिया निकालेंगे फिर से यहाँ ये अधिकोण है, तो यहां से अगर यहां खींचेंगे परपेंडिकुलर, तो इस बेस पर, इस आधार पर यहां से इधर कोई शीर्ष लंब नहीं हो सकता है, इसीलिए यहां इसके बढ़े हुए भाग पर ये D से जो परपेंडिकुलर खिंचाएगा DG, यही इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, ऊंचाई काम करेगा, हाइट का काम करेगा, लेकिन बेस होगा आपका इसी ही। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, आधार हो जाएगा EC, और अगर शीर्षलंब की बात करें आधार EC हो जाएगा, और शीर्षलंब की बात करें तो DG हो जाएगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं DG से DG कैंसिल हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार जो बचेगा आपका, आइए देखते हैं क्या यहां बच रहा है ना। यहां आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल
CDE, और यहां बच गया आपका AE बटा EC, AE बटा EC, ये आपका वैल्यू बच रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लाइन जो है DE BC के पैरेलल है, और अगर मैं BDE की बात करूं, ये इस त्रिभुज BDE की बात करूं और CDE की बात किया जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल जो कि यहाँ नीचे है, इस जो रिजल्ट आया इसमें नीचे, और समीकरण 1 में नीचे है BDE और CDE, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इसलिए कहीं ना कहीं रूल होता है आपका कि दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो वे क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। अगर दो ट्रायंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच अगर स्थित रहे तो वे एरिया में क्षेत्रफल में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो जैसा कि मैं इशारा कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बी डी ई एक यह ट्रायंगल हो गया और यहां पर सी डी ई, तो एक ही आधार से डी से यह ट्रायंगल खींचा गया है और डी से जो है आपका एक यह ट्रायंगल है सी डी ई, एक ही आधार से दो त्रिभुज हैं और चूंकि ये लाइन पैरेलल भी है तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच स्थित है, इसलिए एरिया में बराबर होंगे। तो यहां हम कहेंगे कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और अगर बात किया जाए इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो सवाल उठता है कारण क्या है, क्यों ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? तो लिख सकते हैं प्रमेय से, बाय थ्योरम, प्रमेय से इसका कारण हो जाएगा कि आखिर ये इक्वल क्यों है। तो क्लास 9th में ये थ्योरम है कि दो ट्रायंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच स्थित रहे तो वे एरिया में क्षेत्रफल में बराबर होंगे, इसलिए क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा। अब यहां पे वापस लौटते हैं, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये ADE है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। CDE की जगह हम लिख सकते हैं ना, या फिर आप इस चीज को ही हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो CDE BDE के इक्वल है, तो इसलिए CDE की जगह, यहां पर CDE की जगह देख सकते हैं किसके इक्वल है, BDE के इक्वल है। तो CDE की जगह हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, लिख सकते हैं BDE, क्योंकि CDE और BDE आपस में इक्वल है, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। इस CDE की जगह हमने क्या लिख लिया, ट्रायंगल BDE बराबर, ये जो वैल्यू है आपका उसी तरह रहेगा। अगर मैं बात करूं ए, यहां पे आपका रिजल्ट है बराबर ए बटा EC, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड, समीकरण 2 हो गया ये। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को देख सकते, समीकरण 1 और 2 को देख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ना, इसको कहा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो किसी भी समीकरण का अगर LHS पार्ट अगर इक्वल हो तो उसका RHS बराबर हो जाएगा, अगर RHS इक्वल हो तो LHS इक्वल हो जाएगा। तो आप देख लीजिए समीकरण 1 में ADE BDE, यहां भी 2 में आ रहा है ADE BDE, तो समीकरण 1 और 2 का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS पार्ट को बराबर कर दीजिए, तो यहां पे RHS आपका है AD बटा DB, समीकरण 1 का LHS और 2 का LHS इक्वल है, इसीलिए RHS जो है इक्वल हो जाएगा। RHS आपका है AD बटा DB और यहां RHS है AE बटा EC, तो हो जाएगा AD बाई DB इक्वल्स टू AE बटा EC, AE बटा EC।
तो कहीं ना कहीं थेल्स प्रमेय यहां पर प्रूफ हो जाता है। थेल्स थ्योरम यहां पे सिद्ध हो गया आपका। AD बाई DB देख सकते हैं, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बटा AC। तो यहां लिख सकते हैं प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर इससे फायदा हुआ होगा। और यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इस तरह के और वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है प्ले स्टोर से हमारा जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम इसी तरह और वीडियो लेके उपस्थित रहेंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।